चल, so yesterday we spoke about endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, as well as we spoke about lysosomes. We go a step more ahead today and understand about vacuoles. कल अपना वैक्यूल्स पढ़ना बच गया था, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था बेटा। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? काफी बार हमने कहा कि इसमें चीजें मॉडिफाई होता है और मॉडिफाई होके वेसिकल के फॉर्म में उसे पैक कर दिया जाता है एंड दैट कम्स आउटसाइड। यस और नो? है ना। अब कभी कभार सिनेरियो क्या होता है कि पैकेजिंग के समय पे जो मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, यानी मॉडिफाइड लिपिड हुआ या मॉडिफाइड प्रोटीन हुआ, वो पैक नहीं होता बट एंजाइम्स पैक होते हैं, है ना। और जब एंजाइम्स पैक होके बाहर निकलते तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स। वी कॉल देम एज समटाइम्स कुछ भी पैक नहीं होता बेटा। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी पैक नहीं होता, सिर्फ ये मेम्ब्रेन जो है वो बाहर पैक होके आ जाता है, अंदर पूरा खाली होता है। इस स्ट्रक्चर को वी विल कॉल इट एज वैक्यूल। सो आइडियली इट इज अ एम्प्टी sac like single membrane, याद रखना, it is a single membrane bound structure. It is an empty sac like structure which is having a single membrane bound structure. Now ideally ना तुमको एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि हमारे सेल के अंदर कितने ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनके पास एक ही मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन नहीं है। तो जब हम चैप्टर एंड करेंगे ना तब उसका आंसर कर पाएंगे। अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जितने भी ऑर्गेनल्स थे वो सबके पास एक एक ही मेम्ब्रेन था। यस और नो? सो वो सारे ऑल फोर ऑफ देम बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिंगल मेम्ब्रेन फैमिली। ये जो वैक्यूल होता है इसका मेन काम होता है टू रेगुलेट osmolarity of cell। भारी टर्म हो गया सर। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी यानी सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। तो सेल के अंदर का सॉल्ट और वाटर बैलेंस वो देखता है, जिस वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे सेल्स में पाया जाए, ठीक है। एंड क्योंकि ये ऑस्मोलैरिटी चेक करता है, सॉल्ट और वाटर बैलेंस देखता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रेम करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जहां पे हमको बोला जाता है कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है, the membrane of vacuole is called टोनोप्लास्ट। काय म्हणतात बेटा? हम क्यों इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं? बिकॉज ये सेल्स के अंदर का टोनिसिटी को मेंटेन करता है। सेल्स के अंदर के टोनोसिटी को मेंटेन करना मतलब क्या सर? रिमेंबर वी स्पोक अबाउट हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, है ना। तो दैट इज नथिंग बट टोनोसिटी, यानी कि सेल के अंदर का सॉल्ट और वाटर बैलेंस देखता है वो। इस वजह से वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अब वैक्यूल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। वैक्यूल, अच्छा उसके पहले जो प्लांट वैक्यूल्स होते हैं दे आर लार्ज इन साइज and less in number, plus they remain within the cell for very very long time। प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा होता है बेटा। ऑलमोस्ट वी कैन से दैट 90% ऑफ दी सेल्स साइटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय वैक्यूल। प्लांट सेल का ये जो वैक्यूल होता है वो 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है।
क्योंकि वो काफी बड़ा होता है साइज में। अब इतना बड़ा है तो क्वांटिटी में कम रहेगा, ठीक है। और ये फॉर लाइफ टाइम यानी काफी लंबे समय तक वो रह सकता है सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। जबकि जब एनिमल वैक्यूल का बात करते हैं यानी हमारे वैक्यूल का बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल वैक्यूल, these are generally small in size and large in number। ये साइज में काफी छोटे छोटे होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे। और इसके अलावा ये टेम्पररी होते हैं, ये ज्यादा समय तक हमारे बॉडी में नहीं सस्टेन करते बेटा। उसका काम हो गया फिर वो मर के चला जाता है, वापस जब उसका जरूरत रहेगा तो वापस से नया बना लेंगे, बट ज्यादा देर तक बॉडी में नहीं रहता हमारे बॉडी में। प्लांट के बॉडी में क्यों ज्यादा देर तक रहता है सर, हमारे बॉडी में क्यों नहीं रहता? इज बिकॉज जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑल्सो, मीनिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम वेरी वेल बाउंड है, काफी अच्छे से एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में बनाया हुआ है ना। प्लांट के बॉडी में तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है, जिस वजह से प्लांट के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वैक्यूल के अंदर भर दिए जाते हैं। तो वैक्यूल उनको ज्यादा समय तक लगेगा, जबकि हमारे बॉडी में अगर सेल्स के अंदर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेगा तो वो सीधा का सीधा डाल देगा ब्लड में, ब्लड से जाएगा किडनी में, किडनी से जाएगा बॉडी के बाहर। आसान कि नहीं समझ पा रहे? जब हम फंक्शन का बात करते हैं वैक्यूल के फंक्शन का, when we talk about functions of vacuole, the very first function is excretion. This excretion wala function is performed by a special vacuole, to what we call it as contractile vacuole। एक स्पेशल टाइप का वैक्यूल होता है जिससे हम कहते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वह एक्सक्रीशन का काम करता है, इसके साथ साथ काफी ऑर्गेनिजम्स में ये मोटिलिटी का भी काम करता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज मोटिलिटी। पैरामीशियम सुना है हमने, हैव यू हर्ड अबाउट पैरामीशियम? हैव यू हर्ड अबाउट यूग्लिना? ये सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीशन एज वेल एज मोटिलिटी का काम करता है। आर वी क्लियर? यस और नो? Then apart from that it is also responsible for storage of food। अब फूड स्टोर करने वाले वैक्यूल को हम कहेंगे फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे? You call it as food vacuole। Are we clear? Yes or no? Yes। ठीक है। इसके अलावा वाटर स्टोरेज या फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज करने वाले वैक्यूम को यू विल कॉल इट एज सैप वैक्यूम। We call it as sap vacuole। प्लांट्स के अंदर हमें पता होगा कि सैप नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। Yes or no? You have something called as sap which is formed in plants। What is plant sap? Plant sap is where you have water molecule and within water molecule you have some nutrients। You will have water molecule और उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर प्लांट के लीफ को तुमने तोड़ा तो अंदर से कुछ जूस निकलता है ना, इधर इज व्हाइट कलर, येलो कलर और ट्रांसपेरेंट पानी जैसा। वो जो जूस निकलता है उसे हम कहते हैं प्लांट सैप। तो सेल्स के अंदर इस प्लांट सैप या सेल्स के अंदर इस सैप को स्टोर करने वाले स्ट्रक्चर को वी कॉल इट एज सैप वैक्यूल। ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो अगर नहीं भी याद रहा तो हम इसको छोड़ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में कॉमनली दिखाई देगा अपने को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बॉयंसी।
ये जो वैक्यूल होता है ना वो हवा भर देता है और हवा भर के सेल्स को बॉयंसी देता है। बॉयंसी समझता है? पानी के अंदर अगर थर्मोकोल डालते हो तो थर्मोकोल तैरता है बिकॉज ऑफ बॉयंसी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉयंसी। ठीक है, तो यू हैव अ पर्टिकुलर वैक्यूल कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? ये गैस वैक्यूल क्या करता है? उसके अंदर गैस भर देगा। उस वैक्यूल सेल के अंदर, सेल है, सेल में वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर गैस भर देता है जिसकी वजह से वो सेल पानी के ऊपर तैर सकता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ब्लू ग्रीन अलगे सुना है हमने। ठीक है, यू हैव ग्रीन, you have something called as purple, green, sulfur, bacteria. ये ब्लू ग्रीन algae is also cyanobacteria, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। साइनोबैक्टीरिया हुआ, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हुआ, ये सारे पानी के ऊपर अपने को दिखाई देते हैं। काफी बार तुमने देखा रहेगा पानी के ऊपर ना ऐसा ब्लू येलो कलर का ऐसा लेयर बन जाता है या ऑरेंज कलर का लेयर बन जाता है। यस और नो? दैट्स बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सारे जो अपने को दिख रहे हैं लेयरिंग बैक्टीरिया के, वो पानी के ऊपर इस वजह से रह सकते हैं बिकॉज दे हैव समथिंग कॉल्ड एज गैस वैक्यूल प्रेजेंट इन देम। ठीक है, वो गैस वैक्यूल उनको पानी के ऊपर फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। आर वी क्लियर? यस और नो? एवरीवन वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझा? इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन हमको क्या पूछे जाते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन अपने को टोनोप्लास्ट पे आएंगे। ठीक है, दूसरा अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है फूड वैक्यूल, और गैस स्टोरेज मतलब बॉयंसी के लिए यूज किया जाएगा गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल एज वी सेड इज सीन ओनली इन, किसमें दिखाई देगा? प्रोकैरियोट्स। सो आइडियली ना एनसीईआरटी ने खुद ने ही गूफ अप किया है। एनसीईआरटी बोलता है कि जो बैक्टीरिया होता है या जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, है ना। कट टू, उसने प्रोकैरियोट में अपने को 3 स्ट्रक्चर्स बता दिए जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। पहला मीजोजोम्स जिसके आसपास मेम्ब्रेन होता है, दूसरा क्रोमैटोफोर्स जिसके आसपास मेम्ब्रेन होता है, और तीसरा वैक्यूल जिसके भी आसपास मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, होते हैं बट वो मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होते, इस वजह से यू डू नॉट क्लासिफाई इट एज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। शॉर्ट है? एनी डाउट्स अप टिल हियर? ऑल क्लियर? वैक्यूल्स क्लियर? So with that we end with the endomembrane system beta, which was complex of 4 organelles. श्रद्धा कौन से थे? 4? शॉर्ट है? एवरीवन लिखे? Now when we talk about cell apart from endomembrane system, उसके पास और भी काफी अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम इजी वाला सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं, विच इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सबसे पहली बात, दीज आर स्पेशली सीन ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में दिखाई देते हैं बेटा। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स का कोई काम ही नहीं होता, इसलिए एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं दिखाई देते अपने को। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? स्टोरेज। अगेन मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स या फिर बेसिक फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स इज स्टोरेज। ठीक है, सो बेस्ड ऑन कि वो क्या स्टोर करता है, हम प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। You have something called as leucoplasts, जो कलरलेस होता है। ल्यूको यानी व्हाइट कलर का, जिसे हम कलरलेस भी कहते हैं काफी बार। ठीक है, देन यू कैन हैव क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोम यानी कलर, तो ये कलर स्टोर करेगा बेटा। ठीक है, एंड देन यू हैव क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल का स्टोरेज करता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? बेस्ड ऑन स्टोरेज we can classify plastids into 3 different categories, which is leucoplast, chromoplast and leucoplast, which is white in color. leuco मतलब क्या बोले हम बेटा? white या फिर colorless. white को हम color नहीं assume कर रहे, और प्लास्ट सरनेम डाल दिए उसका, ठीक है, प्लास्ट मतलब बैग होता है बेसिकली। चलो, Leucoplast generally is responsible for food storage. ये फूड को स्टोर करता है बेटा। अब डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा फूड स्टोर कर रहा है, उसके और अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं। जैसे अगर वो स्टार्च स्टोर करता है, अगर वो स्टार्च स्टोर करेगा तो हम उसको कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। क्या कहेंगे बेटा? अगर वो प्रोटीन स्टोर करता है, वाइट, अच्छा फर्स्टली स्टार्च स्टोर करेगा तो अमाइलोप्लास्ट क्यों कहेंगे? बिकॉज अमाइलो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अमाइलम। स्टार्च का दूसरा नाम अमाइलम भी होता है, इसलिए तो उसके तोड़ने वाले एंजाइम को हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं। सुने हैं ना बचपन में, सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज, सुने हैं? अरे यस और नो? बेटा ये क्या होता है? माना कि हम सुबह आधी नींद में उठ के आए हैं, नाश्ता अधूरा किए हैं, पेट भरा हुआ नहीं है, बट उतना एटीपी है कि हम यस सर बोल सके। क्या होता है ये? पढ़े या नहीं? कौन गर्ल? नाम भूल गया मैं। नहीं, पीछे दिया, तेरा नाम पता है? साची, जरा ऐसा एनर्जी वापर, बंगला बनाने का एनर्जी का तेरे को। स्टार्च का दूसरा नाम होता है अमाइलम, इस वजह से द टर्म कम्स एज अमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन स्टोर करेगा तो उसका नाम आ जाएगा एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? वैसे ही इट कैन स्टोर ऑयल या फिर फैट्स ऑल्सो, ठीक है, ऑयल या फिर फैट्स का स्टोरेज कर सकता है। अगर वो ऑयल या फिर फैट्स का स्टोरेज करेगा तो हम उसको कहेंगे इलियोप्लास्ट, ठीक है। अब याद रखने के लिए तुम उसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? इलायोप्लास्ट बोलो, इलियो बोलो, हार्डली इलियोप्लास्ट इज व्हाट यू प्रोनाउंस इट, ठीक है? ठीक है, समझ पा रहे? क्या श्रीश समझा? चलो, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। कलर स्टोर कर रहा है ये बंदा, है ना। अब कलर स्टोर करना मतलब अलग अलग कलर स्टोर करेगा वो। सो अलग अलग पिगमेंट्स अपने को दिखाई देते हैं इसके अंदर। कौन से पिगमेंट्स हो सकते हैं सर? यू कैन हैव पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है जनरली इट टेंड्स टू गिव यू येलो कलर, येलो या फिर शेड्स ऑफ येलो देगा वो, ठीक है। देन यू माइट हैव समथिंग कॉल्ड एज xanthophyll, which tends to give you orange, shades of orange up till red color also it can give you, ठीक है। Then you can have, this can also give you red color, ठीक है। Then you might have something called as lycopene। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो इसके वजह से होता है बेटा, ठीक है। It tends to give you red color। Lycopene is derivative of carotene, ठीक है, कैरोटीन से बनाया जाता है। इसके अलावा यू माइट हैव समथिंग एज एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जनरली पर्पल कलर देता है। तो ऐसे अलग अलग पिगमेंट्स अपने को दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये जब कलर स्टोर, ये जब अलग अलग पिगमेंट स्टोर कर रहा है, इतना कलरफुल है बेटा, तो इसका फंक्शनल रोल क्या हो जाएगा? व्हाट इज इट्स फंक्शनल रोल? इट्स फंक्शनल रोल इज टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। मतलब जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो हनी बी हो गया या फिर वो फ्लाई हो गया, मतलब मक्खी हो गया, ठीक है, या फिर वो कोई इंसेक्ट हो गया, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हो गए या बर्ड्स हो गए। जब हमें उनको अट्रैक्ट करना होता है बेटा, तो वो कलर को देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं।
तो प्लांट्स के अंदर जितना ज्यादा कलर्स होंगे उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट होगा। तो ये ब्यूटीफुल कलर्स प्लांट्स को तब आता है जब उनके क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग पिगमेंट स्टोर किए जाएंगे। Are we clear up till here? Everyone? Yes. Any doubts? Did we understand that? Then you have something called as chloroplast which is existing. ठीक है? Now, yes बेटा, कुछ डाउट है अथर्व? फ्रूट्स में लेकिन कलर्स की क्या है? फ्रूट्स में कलर्स का कोई जरूरत नहीं होता है, बट फ्रूट्स में जब वो कलर्स आते हैं ना, दोज आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिराइविंग डिफरेंट अदर मिनरल्स फ्रॉम दैट, लाइक यू हैव विटामिन्स। तो अलग अलग विटामिन वो कलर वाले प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एंथोसायनिन का बात करते हैं, तो अगर कोई फ्रूट पर्पल कलर का हो गया, ब्लू या पर्पल, जैसे बैंगन हो गया, ठीक है, तो बैंगन को अपने को पर्पल कलर या ब्लू कलर देने का कोई सेंस नहीं बनता आइडियली, जो हम कंसिडर करते हैं। लेकिन वही पर्पल और ब्लू कलर तेरे बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेलानिन समझता है? स्किन पिगमेंट्स। सो एज सच दिखने में इट इज नॉट अट्रैक्टिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बट दोज आर देन हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। चले आगे, सॉर्ट है। यू हैव नेक्स्ट विच इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक बहुत ही बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है जो अपने को सेल्स के अंदर दिखता है। आफ्टर वैक्यूल अगर कोई बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है जो सेल्स के अंदर दिखाई देता है तो वो क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन किसमें? सिर्फ प्लांट्स में। एनिमल्स में तो होता नहीं है ना। हम तो ऐसा भूख लगा तो सन के नीचे खड़े नहीं रहते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो इसका मेन फंक्शन अगर कहेंगे हम तो क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करेगा? इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टोर करने का काम हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का अगर हम साइज देखते हैं ना बेटा, when we talk about its size या dimensions अगर बोलेंगे उसका, तो you have its diameter of somewhere around 5 to 10 micrometer। उसका diameter 5 से 10 micrometers होता है, जबकि उसका जो width होगा that is somewhere around 2 to 4 micrometers। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? उसका डायामीटर जो रहेगा वो 5 से 10 माइक्रोमीटर का रहेगा, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट्स लेंथ इज 5 to 10 micrometers, whereas its width is somewhere around 2 to 4 micrometers। Are we clear? Yes or no? Yes। शॉर्ट है। दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास दो दो मेम्ब्रेन्स रहते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा उनके पास एक एक मेम्ब्रेन था, इसके पास कितने रहेंगे? इसके अलावा दे हैव their own DNA and ribosomes। उसके पास उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है, जिस वजह से वो जब चाहे तब प्रोटीन बना सकता है। यस और नो? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस में हमने क्या बोला था बेटा कि डीएनए होता है, वो डीएनए से एक एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स लगते हैं और प्रोटीन बनता है। ये हम पढ़े थे? हाँ कि नहीं? ये हम पढ़ चुके हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पे इस क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो जब चाहे तब प्रोटीन बना सकेगा, है कि नहीं? और क्योंकि वो जब चाहे तब प्रोटीन बना सकता है, वो जब चाहे तब अपने आप को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। मतलब ये नहीं होता कि जब सेल मल्टीप्लाई होगा तब मैं अपने आप को डुप्लीकेट करूंगा। उसको जब जरूरत लगे तब वो अपने आप को डुप्लीकेट करके उसका नंबर बढ़ा सकता है। उसको जब ऐसा लगे कि नहीं अब मेरे को जरूरत नहीं इतने सारे चीज का, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही इतने समय से, तो वो अपने आप को घटा भी सकता है क्वांटिटी में। ठीक है, और क्योंकि वो खुद ही अपने आप से काम कर पा रहा है, इस वजह से क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस
ऑर्गेनल. काय म्हणतात ह्याला आपण? सेमी ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस मतलब जो खुद ही अपना काम कर सकता है, जो खुद से काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस. We call it as semi-autonomous. Why semi-autonomous? वो बताता हूँ थोड़ी देर में. But before that, let us try to understand the structure of mitochondria, chloroplast. क्लोरोप्लास्ट हमने कहा कि वो डबल मेम्ब्रेन होता है, तो पहले ये एक मेम्ब्रेन हो गया और इसके आसपास का ये दूसरा मेम्ब्रेन हो गया. This becomes the second membrane. So we would label this as outer membrane, and we would label this as inner membrane. Last bench पे दिख रहा है लिखा हुआ. You call that as outer and this one as inner membrane. इसके अलावा इसके अंदर भी जेली जैसा सब्सटेंस होता है. जैसे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जेली जैसा, तो हम उसको कहते थे मैट्रिक्स, है ना. तो यहाँ पे भी इसके अंदर जेली जैसा सब्सटेंस है पूरा, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स से होता है. तो यू कॉल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज स्ट्रोमा. याद रखना, एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है जहां पे पूछ सकते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज डैश. सो मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज. आसान. चले आगे. इस स्ट्रोमा के अंदर हमें कुछ ऐसा डीएनए दिख सकता है. सो दिस बिकम्स व्हाट? डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्क्यूलर डीएनए. डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्क्यूलर डीएनए. काफी बार इस डीएनए को प्लास्टिडोम करके भी रेफर किया जाता है. कॉमनली नहीं, बट कभी कभार प्लास्टिड्स के डीएनए को प्लास्टिडोम करके भी रेफर किया जा सकता है. समझे बेटा? याद रहेगा. इसके अलावा हमने कहा कि उसके पास उसका खुद का राइबोसोम्स होता है. ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स. ये राइबोसोम 70S टाइप का होता है. दिस इज ऑफ 70S टाइप. 70S टाइप का राइबोसोम्स किसका था? आज सुबह ही पढ़े हम. चलो, रेड टी शर्ट बताओ, नाम क्या आपका? भूल गया मैं. संकेत. 70S राइबोसोम्स किसके पास होना चाहिए? बाहर जाओ फटाफट. ईशान. नहीं, ईशान. करेक्ट. सिट. 70S can be divided into two parts. लार्ज एंड स्मॉल. चल बोल दिया वो नाले. लार्ज और स्मॉल सब यूनिट कौन से टाइप के होंगे? जब ये क्वेश्चन किसी दूसरे को पूछा था तब इधर ही बैठा था ना. राइबोसोम्स आर ऑफ 70S. ठीक है. तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की खूबी हो गई. यूकैरियोटिक सेल में 70S नहीं होता बेटा, तो ये खूबी तो प्रोकैरियोट का हो गया. अपना साइंटिस्ट ने जब क्लोरोप्लास्ट को देखा, स्टडी किया और अंदर देखा कि 80S होना चाहिए यूकैरियोट में, तो बोले कि 80S तो है नहीं, ये तो 70S है. तो ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की खूबी हो गई. यूकैरियोट में कैसे पाया जा रहा है? काफी स्टडी करने के बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस डाला. हाइपोथेसिस समझता है? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है. ठीक है. जहां पे उसने हाइपोथेसिस में ये बताया कि पॉसिबल चांसेस है कि पहले ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग से एक बैक्टीरिया की तरह रहता था इस दुनिया में. फिर एक दिन एक यूकैरियोटिक सेल को ऐसा लगा कि यार ये तो काफी अच्छी चीज है, इसको अगर तुम खा जाओ तो तुमको मजे ही मजे आ जाएंगे, बिकॉज ये अपना खुद का खाना खुद बनाता है, हमें तो किसी और के पास से लेना पड़ता है. तो अगर हम इसको खा लें और खाने के बाद अपने सेल के अंदर ही रखते हैं तो हमें खाना बनाने का जरूरत ही नहीं, खाना बना के देगा हमको. यस और नो? तो कुछ सेल्स थे जिन्होंने इसको खा लिया और खा के अपने अंदर कंटेन कर पाए. तो जो सेल्स इनको खा पाए वो बन गए प्लांट सेल्स, जो नहीं खा पाए वो बन गए एनिमल सेल्स. आसान क्या? नहीं समझे? वंस मोर और अंडरस्टूड? ठीक है. क्या बोला मैंने बेटा? कि पहले ये पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट एक बैक्टीरिया की तरह एक्ट करता था, ऐसा हमको लग रहा है कि वो एक बैक्टीरिया होता होगा.
बट फिर यूकैरियोटिक सेल को लगा कि क्यों ना इसको खा लिया जाए, क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बना लेता है, तो अगर इसको मैं खा लूं ना तो मुझे खाना बनाना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे हमने साइकिल का इन्वेंशन देखा और हमने देखा वाह ये तो मजेदार चीज है, उसके ऊपर बैठ जाओ और थोड़ा इधर उधर ऐसा पैर ये वो करो, या फिर गाड़ी देख लिया हमने या बाइक देख लिया कि सही है भाई बैठो तुम और थोड़ा यूं यूं करो और तुम एक जगह से दूसरी जगह पे ज़ूम करके पहुंच रहे, चलने का मगजमारी नहीं। वैसा कुछ कि अगर ये बोल रहा है कि खाना खुद बना ले रहा है, हम देख रहे हो खाना खुद बनाता है, तो इसको जकड़ लो अपने बॉडी के अंदर, हमें खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा, वो बना बना के देगा हमको। सो ऐसे इसको सेमी ऑटोनॉमस इस वजह से कहा जाता है बिकॉज वो खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, बिकॉज नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट इट वाज एग्जिस्टिंग एज बैक्टीरिया अर्लियर। ठीक है एवरीवन, बीच में किसी ने सर करके बुलाया था मेरे को, हो गया? चले आगे बेटा। इसके अलावा जब हम क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अपने को दिखाई देता है बेटा, जो फ्लैट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसे फ्लैट डिस्क होते हैं, बहुत सारे फ्लैट डिस्क होते हैं। इन फ्लैट डिस्क को हम कहते हैं ग्राना। क्या बोलेंगे? सिंगुलर में वी कॉल इट एज ग्रानम, प्लूरल में वी कॉल इट एज ग्राना। इस ग्राना को अगर हम जूम करें ना बेटा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा, ऐसा कप शेप रहेगा। एक के अंदर एक, समझ पा रहे हम? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, एक के अंदर एक जाते जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर एक के अंदर एक जा रहा है इसको इकट्ठा हम कहेंगे क्या? ग्राना। लेकिन अगर ये एक निकाला मैंने, वाटी सारखं असतं हे, तर जर एक वाटी मी काढून पाहिलं की काय आहे, ये सिंगल स्ट्रक्चर अगर मैंने उठाया तो इसको मैं कह दूंगा थायलाकॉइड। काय म्हणतात? So grana is nothing but sacs of thylakoid. Grana is nothing but sacs of thylakoid. यानी thylakoid को एक के ऊपर एक हमने पाइल कर दिया तो उसे कहेंगे sacs of thylakoid. ठीक है? इस thylakoid के अंदर ये असं आहे ना, वाटी आहे, तर वाटीला जर मी असं केलं तर आतलं सरफेस आपल्याला दिसेल, त्या आतल्या सरफेसच्या बॉर्डर मध्ये म्हणजे त्याच्या वॉल्सवर आपल्याला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चिकटलेले दिसतात, तर त्या आतल्या सरफेसला आपण म्हणतात क्वांटाझोम। काय म्हणतात? आणि ह्या क्वांटाझोम मध्ये आपण सांगितलं की आपल्याला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चिकटलेले दिसत आहेत, म्हणजे क्लोरोफिल चिकटलेले दिसत आहेत आपल्याला, हो की ना बेटा? ठीक है, you will have photosynthetic pigments which are found within the quantazome. Quantazome is present in thylakoid. Thylakoid is a part of grana. Grana is a part of stroma. Stroma and grana together forms chloroplasts. फिर से क्या बोले हम? क्लोरोप्लास्ट यानी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो क्वांटाजोम्स में दिखेगा। क्वांटाजोम इज अ पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड इज अ पार्ट ऑफ ग्राना, ग्राना इज फाउंड इन स्ट्रोमा, ग्राना एंड स्ट्रोमा इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बराबर? एक और बार, या समझा? एक और बार। हमारे पास था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्वांटाजोम में दिखता है चिपका हुआ। क्वांटाजोम थाइलाकॉइड का पार्ट है, थाइलाकॉइड ग्राना का पार्ट है, ग्राना स्ट्रोमा में दिखेगा और ये स्ट्रोमा और ग्राना मिलकर क्या बनाएंगे? पूरा शॉर्ट। एनी डाउट्स? ये ग्राना ना एक दूसरे से चिपके हुए भी रहते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि वो नाराज बैठे अलग अलग, वो एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं, कुछ ऐसे कनेक्टेड होते हैं ये। तो ये जो कनेक्शंस है ना उनके बीच में, इन कनेक्शंस को हम अलग अलग नाम से संबोधित कर सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज स्ट्रोमा, लैमिले, लैमिले यानी मेम्ब्रेन, लैमिले यानी
याद रखना। तो प्लाज्मा लैमेला करके भी तुमको क्वेश्चन आ सकता है। राइट नोट ऑन प्लाज्मा लैमेला। प्लाज्मा लैमेला इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नथिंग बट सेल मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर ही लेना चाहिए, तभी एनर्जेटिक रहते हैं अपन। स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इंटरग्राना लैमेले, क्योंकि दो ग्राना के बीच में है इसलिए इंटरग्राना लैमेले भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज फ्रेट मेम्ब्रेन। जिस साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रेट, इसलिए नाम आ गया फ्रेट मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, समझे? पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्लियर है? यस और नो? नक्की। अगर अपने को क्वेश्चन आ गया राइट और नोट ऑन क्लोरोप्लास्ट तो लिख पाएंगे? पक्का? चलो लिखो।